तो ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें तकातो के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है कि वो कैसा इंसान है। तकातो गैम्बो स्कूल का नंबर 1 गुंडा टाइप बंदा होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काइंड हार्टेड और साफ दिल का है। हमेशा खाने पीने की तरफ या फिर एक वक्त में एक ही काम की तरफ ध्यान देता है और अपने जैसे सभी गुंडा टाइप यंग जनरेशन का जो कि इसको फॉलो करते हैं, इन सभी में बिग ब्रदर प्रिंस या फिर बड़े गुंडा भाई के नाम से फेमस रहता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और एंट्री दिखाई जाती है तकातो के छोटे भाई रायो की, जो कि सभी चीजों में अपनी शक्ल के अलावा तकातो की हूबहू कॉपी है। और बताया जाता है कि इसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही फनी है और वो खुद अपने बिहेवियर से काफी एरोगेंट दिखता है पर है काफी ज्यादा अच्छा। दोनों भाइयों के बीच में काफी लव है और रायो तकातो के बाद अपने सभी ग्रुप के लोगों में छोटे गुंडा भाई के नाम से फेमस रहता है। रायो अपने घर के बाहर तकातो का वेट कर रहा था। उसके वहाँ आने पर वो उससे पूछता है। जब तकातो रायो के पास आता है तो वैसे मिस्टर डोंग सामा से मिलने के बारे में पूछता है कि इस बुड्ढे से क्या बात हुई है तेरी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इस एरोगेंट और वल्गर लैंग्वेज के लिए बताना चाहूंगी कि ये दोनों मिस्टर डोंग सामा यानी कि कनाडा के पापा को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इससे हमेशा ओल्ड मैन के नाम से ही पुकारते हैं। और रायो इससे पूछता है कि जरूर तुम इससे सादे कनाडे को भी मिले हो क्या। तो तकातो भी कनाडे और खुद की कानों को पाने के लिए लगाई गई बेट को याद करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मिला था मैं इससे। और इसकी हैप्पीनेस को देखकर रायो को जेलसी होने लगती है। इससे लगता है कि तकातो को जरूर इतना बड़ा घर पसंद आ गया है और वो कनाडे के साथ इसके मेंशन में रहने वाला है और इतनी छप्पर फाड़ कर दौलत मिल जाने पर तो बहुत हैप्पी होगा। पर तकातो इसके पास जाकर इससे बोलता है कि इतना छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है और हमेशा याद रखना कि सबसे पहले मैं तुम्हारा बिग ब्रो हूँ, बाकी सब तो बाद में आता है। अभी तो चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। पर तभी इनकी मोम वहाँ आकर इनको घर पर खाना रेडी होने का बताती है और साथ में खाना खाते हुए तकातो अपनी मम्मी से बोलता है मुझे आपसे इस बुढ़े शख्स के बारे में मजीद जानना है कि जो कुछ वो बोल रहा था सब सच है क्या। जिसे सुनकर इनके पास खाना एंजॉय करते चिंटू मिंटू बोलते हैं मम्मी मम्मी क्या ये सुजाको सन भी कुछ खाने की यमी यमी चीज है, हमें भी खाने के लिए दो ना। जिसे देखकर तो इनके डैड रायो को इनके साथ खेलने के लिए दूर भेज देते हैं कि जरा सीरियस बात होने लगी है, बच्चों के पॉइंट से इस मामले को दूर रखे तो बेहतर है। तकातो की मोम अपने सुनहरे डेज की मेमोरीज को याद करते हुए मजे ले लेकर बोलती है हाँ सच है, और बोलती है कि हाँ सचमुच में वो तेरे सगे पापा ही हैं। और इसको बोलती है मुझे तो लगा मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन के पहले साल में ही तुम्हें इस सब के बारे में बता दिया, पर मैं भूल गई थी। पर चलो कोई नहीं, अब तो पता लग गया ना अच्छे से। जिसे सुनकर तकातो भी हंसते हुए बोलता है मैंने वैसे सोचा नहीं था इसके साथ मीटिंग करने से पहले कि ये कंगला दिखता शख्स एक तो इतना अमीर होगा और ऊपर से बुढ़ा मजाकिया भी बहुत है। और मोम को बोलता है आपको नहीं लगता वो आपकी टाइप का बिल्कुल भी नहीं था। तो इसकी मोम बोलती है कि हूँ कुछ ऐसा ही समझो, पर सच बात ये है जब मैं क्लब में काम करती थी पर वो मुझे मिले तो मुझे मालूम नहीं था कि वो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया का बंदा है। उसने कहा वो मुझे लाइक करता है तो मैं भी इसके साथ हो ली, पर काम डेटिंग से आगे जा ही नहीं सका क्योंकि मैं बोर हो गई थी। पर इससे जान छूटते छुड़ाते मेरे को तेरी जान के अपने अंदर होने का तभी पता चला और काफी वरीड हो गई कि अब क्या करूं। पर तभी इनके साथ बैठे अंकल आई मीन के रायो और छोटे चिंटू मिंटू के पापा एंट्री मारते हुए बोलते हैं कि यार तभी मैं तेरी मोम की सैड लाइफ में रंग भरने पिक्चर में आ गया पर पोज किया और इसे अपना बना लिया। और तीनों ही हंसने लगते हैं और तकातो बोलता है मस्त है, एकदम मस्त है सब कुछ। फिर इसकी मम्मी थोड़ी देर बाद बोलती है वैसे सुजाको सन आई मीन कि मिस्टर डोंग सामा को मेरी क्लब कोलीग से प्रेग्नेंट होने का मालूम पड़ने के बाद उन्होंने मेरी हेल्प करने की ट्राई की थी पर मैंने इनकार कर दिया। पर तभी अगली कहानी पास बैठे बड़े ही मजाकिया अंकल बोलते हैं फिर डोंग सामा ने मेरे को अपने पास बुलाया था पर मनी शनी का सुनकर मेरे दिमाग की तो घंटी बजने लगी और मैंने भी फौरन से मौका देखकर तो चौका मार दिया और इनसे पैसे लेकर चुपके से तुम सब लोगों के लिए ही छोटा सा हैप्पी होम बना दिया। तो कैसा दिया मैंने। तो तकातो भी सुनकर बोलता है कि एकदम मस्त। सारा क्रेडिट खुद अकेले अकेले कैसे लिए जा रहे हो, ऐसे बोलो ना कि ये सब तो मेरी वजह से आपको मिला। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि ये सब लोग गरीब जरूर थे पर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से और हैप्पी एंजॉय करके रहते थे। और तकातो रायो और चिंटू मिंटू के पापा को ही अपना डैडी बुलाता था। इनको बोलता है कि बेशक मैं आपका ब्लड वाला सन नहीं हूँ पर मन से मैं आपको ही अपना डैडी मानता हूँ। और इनके पास बैठते हुए मजे लेकर बोलता है कि डैडी मैंने भी ना अब बिल्कुल आपके जैसे मौके पर चौका मारने का डिसाइड कर लिया है। पहले तो अपनी इज्जत नफ्स की फिक्र थी मेरे को, पर बहुत सोचा कि आखिर पैसा आ जाए तो सब प्रॉब्लम एक ही बार में छूमंतर हो जाएगी और इज्जत नफ्स भी आ जाएगी कभी न
कभी। और इसकी मॉम डैड भी इसकी पूरी बात सुनकर तो बोलते हैं कि मतलब पूरे हरामी हो बेटा, चलो अब बताओ कि वो कौन है और कैसी दिखती है जिसके लिए आखिर ये सब कुछ कर रहे हो तुम। तभी दूर दूर से सब कुछ कान लगाए सुनता रायो भी थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करके बोलता है इसका नाम कानो-सन है। तो इसकी बात सुनकर इसके मॉम डैड तो हैरान होते ही हैं, पर साथ में तकातो को लगता है झटका कि अभी तुझे कैसे मालूम है। वो बोलता है मैं तो इसे देख भी चुका हूँ। और तकातो फौरन से ऊपर से भागकर इसके पास इसे थोड़ी दूर ले जाने की कोशिश करता है कि ये सब बातें ओपनली नहीं करते हैं। पर तभी फौरन से इनके पास बैठे छोटे चिंटू मिंटू फिर से कानो-सन का नाम कान में पड़ते ही बोलते हैं मम्मी मम्मी ये कानो-सन क्या है, क्या यमी यमी खाने की चीज है, हमें भी खाने के लिए लाकर दो ना। तो तकातो भी रायो चैन को इनसे दूर ले जाते हुए इनकी बात सुनकर मन में बोलता है कि अभी पहले मुझे तो मिलने दो। और इधर रेवोल्यूशनरी प्रिंस आकर कनाडे को इसके हाफ ब्रदर तकातो से हुई मुलाकात और इसके कानो-सन को लेकर विचार के बारे में बताता है कि इसे लगता है जैसे ही उसने वो वीडियो देखकर रिएक्ट किया ना वो कानो-सन को पहले से ही जानता है। पर कनाडे सुनकर बोलता है मतलब उसने ये सब सिर्फ मेरे पापा की दौलत पाने के लिए नहीं किया, उसने झूठ बोला और इसकी दाल में कुछ कुछ और भी काला है। पर फौरन से याद आने पर बोलता है कि हाय राम, अगर सचमुच में कानो-सन से इसको लव हो गया तो क्या बनेगा मेरा। दूसरी तरफ पूछ रहा था कहाँ मिले हो तुम कानो-सन से। तो इसके बोलने पर कि इसके स्कूल जाकर तो कातो सरप्राइज हो जाता है कि अबे साले तू तो 4 हाथ मेरे से भी आगे है, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से काम कर रहा है। मैंने अभी उसके सिर्फ नाम के बारे में जाना और तू उसके स्कूल तक जा पहुंचा है। सबके कान काट लिए तुमने तो, हमने अभी कल ही डिसाइड किया और तेरी मुलाकात भी हो गई, पर कैसे। पर रायो बोलता है कल रात इस बुढ़े और इसके बेटे से मिलने के बाद तूने ढेर सारी चढ़ा रखी थी और तूने अपनी बकवास में सब धीरे धीरे उगल दिया। और तेरे होश में न होने की वजह से बार बार इसका नाम लेते हुए तेरे सेल पर मैंने इसकी वीडियो भी देख ली जहाँ से मुझे इसके स्कूल का पता चल गया। तो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी फ्यूचर भाभी के सामने पर एंट्री जा मारी। और तभी यहाँ पर पता चलता है कि तकातो कानो-सन को देखकर इतना हैप्पी इसलिए था क्योंकि उसने 1 साल पहले कानो-सन को कुछ लोगों से फाइट करते एक बॉय की हेल्प करते देख रखा था। इसे वो अच्छी लगी थी और इसे इससे पहली नजर में ही लव हो गया था। और तकातो ने कनाडे को भी उस दिन जिस लड़की के बारे में बताया था उसने कानो-सन के बारे में ही सब कुछ बोला था। पर तब तक इसे कानो-सन के नाम पते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसके बारे में सोचना क्विट कर चुका था। और फिर इसे देखकर और पूरा नाम पता जानकर तो वो हैप्पी हो गया था कि इसे इसकी लवर मिल गई है आखिरकार, जो कि बिल्कुल इसकी टाइप की स्ट्रॉन्ग वुमन है। और इसकी बात सुनकर रायो इसको बोलता है मुझे तो वो कहीं से भी स्ट्रॉन्ग लड़ाकू नहीं दिखी जिसके पास सुपर पावर शक्तियाँ हूँ। मेरी जिससे बात हुई कि वो डरी हुई कोई कमजोर सी भीगी बिल्ली दिख रही थी मेरे को। पर तकातो बोलता है अपन नहीं मानने का, मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो सिर्फ खुद को छुपाने के लिए कमजोर शो करती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। पर दोनों ही अपनी अपनी आंखों देखे को मानकर बहस करने लगते हैं। एक बोलता है वो वीक है और दूसरा बोलता है वो स्ट्रॉन्ग है। और फिर बहस करते करते रायो इसको बोलता है कि भाई पूरी कहानी तो सुन ले, मैंने तेरी इसकी 1 साल पहले इसकी देखी गई फाइट के बारे में खुलकर बात की थी। मैंने पूछा था पर उसने बताया कि वो सब तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कुछ नहीं था जिसे देखकर तूने अपना दिल इसकी झोली में फेंक दिया था। पर इसकी पूरी बात सुनकर तकातो बोलता है इसका मिलना भी तो मेरी किस्मत में था, वरना तो मैं इससे मिलने की होप ही छोड़ चुका था कि कभी दोबारा इससे मिल भी पाऊंगा या नहीं। और रायो को बोलता है कि चलो इसके लड़ाका होने की बात को तो साइड पर रखते हैं फिलहाल। और देखो ना कोई सोच सकता था कि ऊपर से बुड्ढे के पहले लवर की बेटी भी है। और बोलता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो अभी के अभी इससे मिलने चला। और रायो इसके जाते हुए पीछे मन में बोलता है कि इस बात का तो पता नहीं ये गधा है या नहीं, पर इसको समझाना काफी मुश्किल है। और स्कूल के बाहर जाकर रायो एक बार फिर इसको समझाता है कि वैसे अपन तो बोलता है एक बार फिर सोच ले और कल्टी मारते हैं, देखो यहाँ सब कुछ करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और तकातो हवा में सैर कर रहा था, बोलता है सोच लिया आखिरी बार भी, चलो मेरे साथ कदम अंदर बढ़ाओ, कानो-सन का दिल फतह करने चलते हैं। आई डोंट नो व्हाई पर मुझे यहाँ इन 3 गर्ल्स का भाग भाग कर हर न्यू इनके स्कूल में आने वाले बॉयज को देखकर चौं चौं करते अपने अगले पिछले कंट्रोल छोड़कर राले टिपकाने वाला ये सीन काफी बुरा लगता है। पर लगता है कि मतलब चलो अब किसी और गर्ल्स को भी अगर इनके बजाय चांस मिल जाता तो बात थी, पर इनको छोड़कर पूरे का पूरा स्कूल नॉर्मल रहता है, पर इन्हीं तीनों को अपने स्कूल के बॉयज को छोड़कर बाहर के सभी बॉयज पर क्रश रहता है। बट इट्स ओके, इज पार्ट ऑफ द स्टोरी आफ्टर ऑल। तो वो भी इनसे पूछकर कानो के पास पहुंच जाते हैं। मतलब कि रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी फैंटेसी में भी शायद इतना चवल इंसान कोई नहीं होगा जितना कि ये तीनों गर्ल्स थी। और दूसरी तरफ स्टूडेंट कॉन्सेप्ट
काउंसिल प्रिंस को गैब्रियल और चिनबॉय इस बार इनकी एकेडमी में कनाडे के बजाय होंडा भाई ग्रुप के प्रिंस तकातो और रायो की यहाँ पर पधारने और सीधा कानोसन की सल्तनत में लैंड करने का बताते हैं। पर स्टूडेंट काउंसिल प्रिंस बोलता है वो होंडे भी हैं और साथ में प्रिंस भी कि इस मखलूक के बारे में मेरे को तो कुछ खास जानकारी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ। और फिर अब तक यहाँ पर हमने 4 प्रिंसेस को देखा, जिनमें से एक था प्रिंस ऑफ सेलिब्रिटी यानी कि कनाडे, दूसरा था स्टूडेंट काउंसिल प्रिंस यानी कि अनाकोजी और इसके चीले, और तीसरा प्रिंस था होंडा भाई यानी कि तकातो लोगों का ग्रुप, और चौथा था द प्रिंस ऑफ हेयर ड्रेसर जो कि कानोसन का नेबर भी था। पर अब यहाँ पर एक और 5वें डांस प्रिंसेस ग्रुप की एंट्री होती है। पहले का नाम टेंडो होता है, दूसरे का नाम काइजी हियोरा और तीसरे का नाम रिकु ओडाइजिमो होता है, जो कि कानोसन के स्कूल के साथ बनी किसी ऊंची सी बिल्डिंग की छत पर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और डांस प्रैक्टिस करने के बाद आराम करने के लिए जब नीचे झांक कर देख रहे होते हैं तो इनको वहाँ पर कानोसन के पीछे होंडा भाई फॉलो करते दिखते हैं। और इनमें से फर्स्ट वाला प्रिंस जिसका नाम टेंडो होता है उसका कानोसन पर कुछ क्रश लग रहा होता है। पर अभी इस एपिसोड में इन तीनों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होगा, बस यहीं पर इनका सीन खत्म हो जाता है। और इधर नीचे तकातो और रायो के इनके आगे आगे चलती कानोसन को ढेर सारी आवाजें लगाने पर भी वो इनको अनसुना करके तो भागी जा रही होती है कि आखिर बेचारी के पीछे सारे जो हाथ धोकर पड़ गए थे। पर रायो जाकर इसको बाजू से पकड़कर रोकता है कि अभी बहरी लड़की सुन क्यों नहीं रही हो। और वो तकातो को इससे देखकर यूं पागलों के जैसे बिहेव करते देखकर अपनी तरफ आता देखकर डरने लगती है कि अभी चमगादड़ की तरह चमटने क्या लगे हो मुझे। पर वो जाकर इसको हग करके ही दम लेता है और वो बेचारी चीखें लगाती है कि मेरी जान छोड़ो। पर तकातो इससे छूटते हुए बोलता है मैंने अपनी हीरोइन ऑफ जस्टिस को बिलाकर पा लिया है, मैंने तुम्हें 1 साल पहले फाइट करते देखकर अपना दिल तुम्हारी बकेट में वेटिंग लिस्ट पर फेंक दिया था। और मुझे लगा कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ में दोबारा तुमसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं, जिसके लिए मैंने तुम्हें ढूंढना क्विट कर दिया था। पर तुम्हें दोबारा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पास खड़ा रायो भी इसकी थोड़ी हेल्प करते हुए बोलता है कि सच है, तुमसे मिलने से पहले हमारे बड़े होंडा भाई की एक भी सिंगल गर्लफ्रेंड तो क्या कभी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बेचारे ने सोचा भी नहीं था। इस पर तकातो भी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है मैं अभी भी तेरे सामने बात करते हुए काफी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी कूल और स्ट्रॉन्ग गर्ल जो नहीं देखी कभी। पर वो भी सुनकर चुपी साथ ही शॉक में खड़ी थी कि सिर्फ तू क्या ठंडा पड़ रहा है, मैं तो खुद हैरान परेशान खड़ी हूँ, तुम जैसी मखलूक जो पहली बार देखी है मैंने। और वो इसके पास जाकर जज्बात के फ्लो में बोल जाता है आखिरकार मेरी किस्मत मुझे सचमुच में तुम्हारे पास खींचकर ले ही आई, कल रात से जो भी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था बोल ही दिया आखिरकार। और खुद को ही बोलता है कि ब्रावो, आखिर होंडा बिग ब्रो सक्सेसफुल हो गया। और फिर तकातो के कानोसन के मुंह से थैंक्स बोलने पर और ये कि हाँ सही कह रहे हो, वो फौरन से रायो की तरफ देखता है कि मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पर रायो भी इसको सबोके होने का इशारा करता है और वो सुनकर ये सब कुछ हैप्पी हैप्पी होते हुए इसके सामने झुककर अपनी सलामी ठोकता है और वो भी हैप्पी हैप्पी मुस्कुराए जा रही होती है। पर इस मुस्कुराने के पीछे भी एक सीक्रेट होता है। दूसरी तरफ कनाडे को भी रेवोल्यूशनरी प्रिंस होंडा भाई लोगों के कानोसन से मिलने के बारे में न्यूज बताता है। तो ग्लासेस प्रिंस बोलता है कि मतलब होंडा भाई ने तो फौरन एक्शन ले लिया है। कनाडे सुनकर बोलता है मतलब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए अब। इधर तकातो के दिलो दिमाग पर तो कानो ही छाई हुई थी। स्कूल के रेस्ट एरिया में जाकर खुद से बोलता है कि हाय राम, बिल्कुल एक एंजल के जैसी है कानोसन। और इधर दूसरी तरफ कानोसन ने ये सब सिर्फ और सिर्फ रायो के बोलने पर एक्टिंग की होती है, क्योंकि कानोसन के लिए जज्बात कुछ मायने नहीं रखते हैं। वो एक कोल्ड हार्टेड गर्ल थी, इसके लिए पैसा ही इसका माई बाप था। आई मीन के गलत चीजें नहीं करती थी, पर बाकी सब काम पैसे के बिना वो किसी को मुस्कुराकर देखना तो दूर की बात करना भी पसंद नहीं करती थी। जिसके लिए रायो ने तकातो को इसके पास लाने से पहले इसे अप्रोच करके तो इसे तकातो के ड्रीम गर्ल के जैसे अच्छे से बिहेव करने के बदले में पे करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने और अपनी एक्टिंग को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद और तकातो के हैप्पी होने के बाद वो रायो से अपनी पेमेंट मांग कर तो वहाँ से जाने लगी थी। तो रायो भी इसको जाते देखकर इसको रोककर बोलता है कि अच्छे से परफॉर्म किया था तूने, आगे से भी तुमसे काम पड़ता रहेगा तो अच्छे से काम करना होगा तुम्हें। तो वो भी रायो को बोलती है कि अगर इस सब के बारे में कभी न कभी इसको पता तो चल ही जाएगा कि ये सब फेक है। पर रायो इसको बोलता है कि रायो ने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं, मैं अपने बड़े होंडा भाई के ड्रीम को इतने आसानी से टूटने नहीं दूंगा। और फिर कानोसन से बात खत्म करके बाहर इसका वेट करते तकातो के पास वापस आ जाता
आता है और इसको बोलता है कि मेरा थोड़ा अंदर काम वाम था। तकातो इसको यहाँ कानो-सन से मिलवाने पर लाने के लिए थैंक्स बोल रहा था और वो इसको बोल रहा था कि आज वो बहुत ज्यादा हैप्पी है कानो-सन के मान जाने पर। आज मानो उसने आधी दुनिया फतह कर ली है जैसे। पर रायो भी इसको हैप्पी होते देखकर बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा सब। और तकातो इसके साथ वापस जाते हुए इसको ख्याल आता है तो वो उससे पूछता है कि रायो तू भी तो इतना फेमस है पर अभी तक तूने अपने लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढी है। तो रायो बोलता है अभी कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसे मैं अपना बना लेता। तो तकातो बोलता है तो फिर मुझे बताओ तुम्हें कैसी चाहिए। तो रायो के भी सिग्नल गए हुए थे, वो भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तो फ्लो में यहाँ वहाँ छोड़ते हुए बोलता जा रहा था मेरे वाली को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जस्टिस के लिए लड़ाई करने वाली होनी चाहिए और थोड़ी मिस्टीरियस भी हो तो ज्यादा ही मजा आ जाएगा। और इसकी बातें सुनकर जब तकातो हंसने लगता है तो इसे भी तब होश आता है कि हैं ये मैं क्या बोल गया हूँ, क्या सचमुच में मुझे ऐसी लड़की चाहिए क्या। तो तकातो बोलता है कि मतलब तुम्हें सीधी सादी और थोड़ी जिद्दी लड़की पसंद है ना। पर इस बात का तो सिर्फ और सिर्फ रायो को पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। पर रायो के मन में तो पूरे का पूरा तूफान उठा हुआ था कि हाय राम ये कब और कैसे हो गया। उसने तो अपने सारे की सारी दिल की बातें कानो-सन को सामने रखकर बोली थी और अपने मन में बोलता है कि बाप रे बाप ये क्या पाप हो गया मेरे से। पर अब तो इसका दिल भी जिद पर अड़ चुका था। सो गाइस लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन नेक्स्ट एपिसोड। तो अब कानो-सन को लेकर 5 के 5 प्रिंसेस मैदान में आने वाले हैं तो हमें काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी लोग भी मेरी तरह यकीनन नेक्स्ट एपिसोड्स का बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। तो बस नेक्स्ट एपिसोड्स तक मेरे इस चैनल और सेकंड चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।